हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम लोग हिंदी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समाज के बारे में पढ़ रहे थे। इस समाज वाले टॉपिक की एक पहले मैंने आप लोगों के साथ में जो वीडियो है वो शेयर करी है, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ में समाज के मतलब, उसका अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा और समाज के जो भेद होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। जिसमें मैंने आप लोगों को इस साथ में दो समाज जो है वो डिस्कस कर लिए थे। पहला था द्वंद्व समाज और उसके भेद, और दूसरा था द्विगु समास। इन दोनों के बारे में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में अवयवी भाव समास के बारे में डिस्कस करूंगी। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अवयवी भाव समास क्या होता है, हम लोग पढ़ने वाले हैं अवयवी भाव समास कि अवयवी भाव समास क्या होता है, इसका यूज कैसे होता है, साथ साथ में इसका समास विग्रह किस तरीके से किया जाता है। देखिए, मैंने आप लोगों को पद बताए थे कि कोई भी समास होता है उसके अंदर दो पद होते हैं। एक होता है पहला पद और दूसरा होता है दूसरा पद, जिसको हम द्वितीय पद बोलते हैं। तो फिर अव्ययी भाव समास में क्या होता है, अव्ययी भाव समास वो होता है जिसका पहला जो पद होगा, क्योंकि समास के अंदर हम दो वर्ड्स पढ़ते हैं, दो शब्द होते हैं, दोनों शब्दों में से कोई भी एक शब्द, यानी कि जब पहला शब्द जिसमें प्रधान होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। लेकिन हमें पता कैसे चले कि किसमें अव्ययी भाव समास है और किसमें नहीं है, कैसे हम पता करें अव्ययी भाव समास का। तो देखिए, जब अव्ययी भाव समास होता है तो उसमें हमेशा हर उपसर्ग का उपयोग होता है। पहला वर्ड जो होता है वो उपसर्ग होता है और दूसरा वाला यानी बाद वाला जो शब्द होता है वो संज्ञा होता है, और संपूर्ण पद जो होता है वो अव्यय होता है। अब यहाँ पर हम लोगों को अव्ययी भाव समास का मतलब समझ में आ गया कि जिसमें पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है, यानी आगे वाला शब्द प्रधान होगा, आगे वाला शब्द उपसर्ग होगा, बाद वाला जो शब्द होगा बाद वाला जो शब्द होगा वो संज्ञा होगा। लेकिन फिर भी पता कैसे चले कि पूरा का पूरा जो शब्द होगा, यानी दोनों शब्दों से मिलकर जो एक पूरा शब्द बनेगा, वो संपूर्ण पद जो होगा वो अव्यय का बोध कराएगा। अब अव्यय क्या होता है इसके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि हमको ये तो पता है कि उपसर्ग क्या होता है, संज्ञा क्या होता है, ये दोनों जब मिलेंगे तो अव्यय का बोध कराएंगे। अव्यय क्या होता है, तो अव्यय का अर्थ होता है एक ऐसा रूप जो सदैव एक जैसा हो, कभी बदलता नहीं हो, उसको अव्यय कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी शब्द ऐसा होता है, चाहे उसका लिंग बदल दो, चाहे उसका वचन बदल दो, लेकिन वो उसी फॉर्म में रहता है, उसका कोई रूप जो होता है वो नहीं बदलता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि शक्ति के अनुसार, जैसे कि यहाँ शक्ति के अनुसार लिखा है। अब यहाँ पर चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, किसी भी तरीके की कंडीशन हो, टाइम बदले या फिर काल बदल दे, कुछ भी आप लोग बदल दीजिए, संज्ञा सर्वनाम उसका कुछ भी बदल दो, लेकिन वो शब्द कभी बदलता नहीं है। वो शब्द वैसा का वैसा ही रहता है, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। तो उसी को हम लोग अव्यय बोलते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये जो एग्जाम्पल है वो प्रीवियस ईयर यानी कि आरएस के एग्जाम में एंड साथ साथ में पीएसआई में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है अव्ययी भाव समास का। सबसे पहला आता है यथाशक्ति, यानी कि शक्ति के अनुसार। ये कुछ मोस्ट कॉमन ऐसे समास है, एग्जाम्पल्स है जो मोस्ट ऑफ हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद में आता है आमरण। आमरण में आप लोग देख रहे होंगे आ जो एक उपसर्ग है, अभी मैंने बताया कि यहाँ पर उपसर्ग का उपयोग होता है, तो आमरण में उपसर्ग है यानी कि मरण तक। उसके बाद में आता है बेफायदा। अब यहाँ पर जो बे है वो भी क्या है, वो भी तो उपसर्ग है, तो यहाँ बेफायदा यानी कि बिना फायदे के। उसके बाद में हम लोग देखेंगे प्रतिफल। प्रतिपल, प्रतिपल यानी हर एक पल, प्रति प्रति यहाँ पर क्या है, तो वो भी उपसर्ग है। उसके बाद में आता है अवसरानुसार, यानी कि अवसर के अनुसार। तो इस तरीके से, और ये चारों के चारों क्वेश्चन है, जिसमें से यथाशक्ति जो है वो आप लोगों के आरएएस अगस्त 2000 में पूछा गया है। आमरण जो है वो आरएएस 96 में पूछा गया है। प्रतिफल पीएसआई एग्जाम 98 में, और अवसरानुसार भी आप लोगों के पीएसआई एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कुछ मोस्ट कॉमन जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो ही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिए हैं। उसके बाद ना हम कुछ और एग्जाम्पल जो कॉमन है और जो जनरली पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है जीवन भर, यानी कि पूरा जीवन। फिर आता है दिन भर, पूरा दिन। उसके बाद में आता है सकुशल, यानी कि कुशलता के साथ। सार्थक, यानी कि अर्थ के सहित। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स थे जो आई थिंक आप लोगों को जो है वो समझ आ रहे होंगे कि किस तरीके से। अब जैसे जैसे आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को वैसा वैसा ये समास जो है वो समझ में आता जाएगा। अब हम लोग देखते हैं हमारा चौथा समास, जो समास है हमारा तत्पुरुष समास। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ में द्वंद्व समास, द्विगु समास एंड अव्ययी भाव समास, ये तीनों समास हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग तत्पुरुष समास देखेंगे। अब तत्पुरुष समास में क्या होता है कि वो समास जिसमें बाद वाला पद, देखिए इसको याद रखिए, क्योंकि आजकल जो है वो एग्जाम्पल से कम जो है वो परिभाषाएं पूछ ली जाती है। आजकल क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि तत्पुरुष समास
से संबंधित सही कथन है तो फिर दे दिया जाता है कि जिसमें पहला पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो या तीनों में से कोई नहीं। तो इसके लिए हम लोगों को इनकी परिभाषाएं भी याद होनी जरूरी है। तो तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास में बाद वाला पद प्रधान होता है और इन दोनों के मध्य जो होते हैं वो कारक विभक्ति। कारक विभक्ति का मतलब पता है ना, हम लोग कारक पढ़ते हैं हिंदी में, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो वो सारे की सारी जो होती है वो, तो इस तरीके से 6 जो कारक होते हैं उनका यूज होता है। कारक विभक्ति का लोप रहता है, उसको ही हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। अब तत्पुरुष समास से रिलेटेड हम लोगों को तीन बातें पता चली कि वो समास जिसमें बाद वाला पद प्रधान होता है, कारक विभक्ति का यूज होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि देखिए, कारक विभक्ति का लोप हो जाता है। कारक विभक्तियों का लोप रहने के कारण इसी कारक कारक तत्पुरुष समास भी बोलते हैं, यानी कि तत्पुरुष समास को कारक समास भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कारक विभक्तियों का यूज होता है। कारक विभक्तियों का यूज होने के कारण हम इसको कारक तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं। लेकिन कारक का यूज कैसे होता है? तो देखिए, इसमें समास विग्रह जब करते हैं हम लोग, करते हैं ना समास, समास का विग्रह करते हैं। जैसे संधि का विच्छेद किया जाता है, संधि विच्छेद, उसी तरीके से समास का समास विग्रह किया जाता है। समास विग्रह में कर्ता व संबोधन, संबोधन को छोड़कर जितने भी शेष 6 कारक होते हैं, जिनके बारे में अभी 6 जो कारक है ना, उनके बारे में अभी मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। 6 कारकों की विभक्तियों का यूज होता है। तो इस लाइन में हम लोगों को क्या देखने को मिला कि जब हम लोग समास विग्रह करेंगे तो एक तो कर्ता कारक और दूसरा संबोधन कारक, इन यानी 8 कारक होते हैं। 8 कारक में से कर्ता और संबोधन का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा जितने भी होते हैं, जैसे कि कर्म कारक हो गया, करण कारक हो गया, संप्रदान हो गया, अपदान हो गया, इसके अलावा अपदान हो गया, ये जितने भी है ना, जिनके बारे में अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी डिटेल में, उनका अध्ययन करते हैं। यानी टोटल 8 होते हैं जिसमें कर्ता और संबोधन का यूज नहीं करेंगे, तो टोटल 6 के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। अब देखिए, एक और बात यहाँ पर लिखी गई है कि जब इस तरीके के समास का विग्रह होता है तो जिस कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है, जिस कारक की विभक्ति का मतलब क्या है? जिस कारक की विभक्ति का मतलब है, जैसे कि मैंने ले लिया कर्म, कर्म कारक ले लिया, तो हम लोगों को पता है कि कर्म कारक का जो मेन जो विभक्ति होती है वो क्या होती है कि कर्ता ने कर्म को, कर्म की विभक्ति क्या होगी? को। तो जो को है ना, इसीलिए उसको कर्म कारक तत्पुरुष समास बोलेंगे, ये इसकी विभक्ति हो रही है। तो विग्रह करते समय जिस कारक की विभक्ति का उपयोग होता है वह समास उसी विभक्ति के नाम से जाना जाता है। जैसे कि कर्म कारक हो गया, तो कर्म कारक की विभक्ति का यूज हो रहा है, इसीलिए उसको, मान लीजिए हम समास विग्रह कर रहे हैं तो को का उपयोग हो गया। अब को कौन से समास का कारक है? कौन सा कारक है? तो कर्म कारक, इसीलिए हम उसको कर्म कारक तत्पुरुष समास ही बोलेंगे। तो इस तरीके से इनके यूज हो जाता है, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि इनके 6 भेद होते हैं। अब इनके 6 भेदों के बारे में हम लोग फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। पहला आता है, सबसे पहला कर्म कारक, क्योंकि कर्ता सबसे पहला कर्ता कारक होता है जिसका यूज हम नहीं करते, अभी हम लोगों ने देखा। दूसरा आता है कर्म कारक। कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? तो को, यानी कि जब समास विग्रह करेंगे तो उसमें कौन सी विभक्ति का यूज होगा? को विभक्ति का। तो जिसमें को विभक्ति होती है वो कौन सा कारक होता है, कौन सा समास होता है? कर्म कारक तत्पुरुष समास। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है जातिगत, यानी कि जाति को गत, तो यहाँ पर देखिए कौन सी विभक्ति आ रही है? को विभक्ति आ रही है। फिर आ रहा है वन गमन, यानी वन को गमन, यानी वन को जाने वाला, वन को गमन या वन को गया हुआ। फिर आता है स्वर्ग प्राप्त, यानी कि स्वर्ग को प्राप्त। तो देख रहे हैं आप लोग, सब में को आ रहा है। ख्याति प्राप्त, यानी ख्याति को प्राप्त। फिर आता है कनकटा, यानी कि कनकटा यानी कि ऐसा इंसान जो कान को कटवाया हुआ है, तो उसको कनकटा कहते हैं। फिर आता है परलोक गमन, यानी कि परलोक को गमन। फिर आता है जितेंद्रिय, जितेंद्रिय यानी कि इंद्रियों को जीतने वाला। अब आप लोगों को यहाँ दिख रही होगी को सब में किसका यूज हो रहा है? को। तो कर्म यानी कि को का यूज होता है। और ये जो जितेंद्रिय वाला है वो आपके आरएएस अगस्त 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम लोग देख लेते हैं करण कारक तत्पुरुष समास। करण कारक तत्पुरुष समास में हम लोगों को पता है कि करण जो होता है उसमें से और के द्वारा का यूज होता है। तो से और के द्वारा का यूज, जैसे कि इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। जैसे कि अकाल पीड़ित, यानी अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित। फिर आता है तुलसी कृत, यानी कि तुलसी के द्वारा कृत। यहाँ पर या फिर तो से का यूज होगा या फिर के द्वारा यूज होगा। ठीक है। आनंदमय, यानी कि आनंद से युक्त, आनंद से युक्त। फिर आता है धर्मांत, यानी कि धर्म से अंधा, धर्मांत यानी धर्म से अंधा। रेखांकित, यानी कि रेखा के द्वारा अंकित, रेखांकित यानी कि रेखा के द्वारा अंकित।
फिर आता है हस्तलिखित यानी हस्त के द्वारा लिखित, यानी हस्त द्वारा लिखित या हस्त के यानी हाथों द्वारा लिखा हुआ। फिर आता है धर्मयुक्त यानी कि धर्म से युक्त। तो देख रहे हैं आप लोग, से और के द्वारा का यूज होना चाहिए, तो यहाँ पर से के द्वारा, से के द्वारा, द्वारा से, इस तरीके से इनका यूज हो जाता है। ये जैसे जैसे आप लोग शब्द पढ़ेंगे ना, तो आप लोगों को शब्दों को पढ़ के अपने आप पता चल जाएगा कि किसका यूज करना है, को का करना है। अब यहाँ पे जैसे आप लोग बोल रहे हैं, ऐसे सोच रहे होंगे कि तो हमको पता कैसे चलेगा कि को का यूज करना है, से का। तो देखिए, अब यहाँ पर देशभक्ति है, तो देशभक्ति शब्द में आप ऐसे तो नहीं बोल सकते कि देश को भक्ति, नहीं, यहाँ पर कर्म कारक का यूज ही, क्योंकि ये मैच ही नहीं करता और ये सही हो भी नहीं सकता। ठीक है, देश से भक्ति, से भी नहीं हो सकता। देश के द्वारा भक्ति, देश के द्वारा भक्ति थोड़ी होता, देश के लिए ही भक्ति होगा। तो ये जैसे आप शब्द पढ़ेंगे, तो आप लोगों को शब्दों को पढ़कर अपने खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा हम लोगों को कारक का यूज करना है। अब हम लोग देखेंगे संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का यूज कब होता है, तो संप्रदान कारक के लिए यूज होता है के लिए शब्द, यहाँ पर के लिए आएगा। अब हम लोग कुछ इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला आता है देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति, यज्ञशाला यानी कि यज्ञ के लिए शाला। फिर आता है रसोई घर यानी कि रसोई के लिए घर, घर तो रसोई के लिए ही होगा, रसोई का घर तो नहीं होगा, या रसोई को घर तो नहीं होगा, या रसोई से घर, या रसोई के द्वारा घर, नहीं, रसोई के लिए घर। फिर आता है विद्यालय यानी विद्या के लिए आलय, यानी कि एक ऐसा घर जो विद्या के लिए है। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। यज्ञ वेदी यानी कि यज्ञ के लिए वेदी। फिर आता है सभा मंडल यानी कि सभा के लिए मंडप। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर के लिए, के लिए, के लिए, सब में ही के लिए का यूज हो रहा है। तो इस तरीके से ये संप्रदान कारक हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे अपदान कारक के बारे में। अपदान कारक तत्पुरुष समास होता है। तो अपदान कारक का यूज होता है, उसमें भी से का यूज होता है, लेकिन से का यूज कब होता है, किसी चीज को अलग करने के लिए, या फिर किन्हीं दो चीजों की तुलना करने के लिए, या फिर तो किसी चीज को किसी चीज से अलग कर रहे हैं, अलग उसको निकाल के अलग कर रहे हैं, या फिर तुलना कर रहे हैं। तो कैसे, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जात बाहर यानी कि जात से बाहर, जात से बाहर कर दिया, अलग कर दिया, पूरा अलग निकाल दिया। मार्ग से पृष्ठ यानी कि मार्ग से पृष्ठ हो गया, यानी कि पूरा अलग हो गया, कि मार्ग यहाँ है और वो पृष्ठ होके कहीं और चला गया। पथ भ्रष्ट यानी कि पथ से भ्रष्ट। ऋण मुक्त यानी कि ऋण से मुक्त। उसके बाद में देखेंगे देश निकाला यानी कि देश से निकाला हुआ। ये जो क्वेश्चन है ना, देश निकाला, ये आप लोगों को RAS अगस्त 2000 में पूछा गया सवाल है। फिर आता है बंधन मुक्त यानी कि बंधन से मुक्त, बंधन से मुक्त कर दिया यानी अलग कर दिया, पूरा एकदम अलग कर देना। पदच्युत यानी पद से च्युत, च्युत का मतलब होता है हटाना, यानी कि पद से पूरा हटा देना। ये आप लोगों के PSI में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, सब में ही से का यूज हो रहा है। तो इस तरीके से ये जो समास होता है वो अपदान कारक तत्पुरुष समास होता है। अब हम लोग देखेंगे संबंध कारक तत्पुरुष समास। संबंध कारक का मतलब क्या होता है, जिसमें का, के और की, का यूज होता है, या फिर के का यूज होता है, या फिर की का यूज होता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि अमृत धारा, तो अमृत की धारा। उसके बाद में देखते हैं जल धारा यानी कि जल की धारा। फिर देखते हैं मंत्री परिषद यानी कि मंत्रियों की परिषद। फिर देखेंगे नर बलि यानी कि नर की बलि। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ की का यूज हो रहा है। कर्म योग, कर्म का योग, का, के और की का यूज करना है ना। सेनापति, सेना का पति। भूकंप, भू का कंप यानी कि भूमि का कंप। तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो सारे के सारी विभक्ति है वो का के की है, जो संबंध है, इन सबका आपस में संबंध है कि धारा है किसकी है, अमृत की धारा। धारा है किसकी, जल की। परिषद यानी सभा, सभा है किसकी, मंत्रियों की। बलि किसकी चढ़ानी है, नर की। योग किसका योग, कर्म का। पति किसका, सेना का। और कंपन होता है किसमें, भू में। तो इन सब का आपस में संबंध होता है, इसीलिए इसको हम संबंध कारक कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे लास्ट कारक तत्पुरुष समास का लास्ट पार्ट, क्योंकि मैंने बोला था ना कि इसके अंदर सिर्फ 6 ही होते हैं, तो ये छठा है। अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में किसी भी, इसमें यूज होता है विभक्ति में, एक पर और एक ऊपर। जैसे कि ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। ध्यान पर मग्न तो होगा नहीं, ध्यान ऊपर मग्न तो नहीं होगा, ये तो हम लोगों को शब्द देख के पता चल जाएगा। कार्य कुशल, कार्य कुशल का क्या होगा, तो कार्य में कुशल। फिर आता है कार्यरत यानी कि कार्य में रत। रत का मतलब होता है लगा हुआ। तो हमें कई बार कुछ कुछ वर्ड्स के मतलब भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मतलब पता होता है तो ही हम कई बार समास विग्रह कर पाते हैं। फिर आता है देशवासी यानी कि देश में वास करने वाला। तो इन सब में क्या आ रहा है, मैं आ रहा है ना।
लोकप्रिय यानी लोगों में प्रिय या लोक में प्रिय। वाक् चातुर्य यानी वाक यानी कि बोलने में चतुर। तो ये कुछ-कुछ समास थे और इसके अलावा 2 और समास हमारे पास में बचे हैं। एक तो आता है एक तो आता है हमारा कर्मधारय समास, दूसरा आता है बहुव्रीहि समास। उसके लिए मैं एक और अलग से वीडियो सेपरेटली उसके लिए अलग से वीडियो बनेगी और उसको उस वीडियो में डिस्कस करूँगी। इसके अलावा तत्पुरुष समास के कुछ और भी भेद हैं, उसको भी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस तरीके से 3 वीडियो में हमारे जो समास वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा और चौथी वीडियो में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों का समास वाला टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आई होप आप लोगों को समास का टॉपिक जो है वो समझ आ रहा होगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए और वीडियो पसंद आ रही है तो भी मुझे कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।